सभी साथियों को भाई राम राम। मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल सत्यादेव विजय क्लासेस पर। साथियों, आज मैं अपने इस वीडियो में पास्ट टेंस के पार्ट्स, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन सब के बारे में अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आखिर हम पास्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, कैसे आते हैं पास्ट टेंस के एग्जाम्पल, क्या होता है पास्ट टेंस, कैसे कहते हैं पास्ट टेंस, इन सब की चर्चा मैं अपनी इस वीडियो में करने वाला हूं। आइए देखते हैं पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल के नाम से भी जानते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, जो बीत गया। भूतकाल क्या है? बीता हुआ समय। जो समय बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्या डिफिनेशन दे सकते हैं कि बीता हुआ समय ही भूतकाल कहलाता है। क्या पहचान है? आखिर हम वाक्यों में इसको पहचानेंगे कि कैसे, कि क्या बीते हुए समय से ही सिर्फ यह पता लगाया जा सकता है कि पास्ट टेंस क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आइए हम देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। मैंने लिखाया कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, क्या आ जाए? था, थी, थे, या इनको छोड़कर आ, ई, ए आ जाए, आ, ई, ए आ जाए, वह वाक्य पास्ट टेंस कहलाता है। ये तो भाई डिफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या है? कैसे जानेंगे? कोई प्रूव करके दिखाए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि वह मैदान में खेलता था, वह मोहन देख रहा था, वह बाजार गया। था आ। इससे पहचान हुई कि यह कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। कैसा टेंस है? पास्ट टेंस है। जिस तरह प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सेम टू सेम वैसे ही पास्ट टेंस के भी चार पार्ट्स होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में भूत अनिश्चित काल, भूत जारी काल, भूतपूर्व काल, भूतपूर्व जारी काल के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये सब? ये सब क्या है भाई? कैसे जानेंगे इन सबको? अगर कोई सा भी वाक्य आ जाए, इसको हम पहचानेंगे कैसे? आखिर इसकी हम अनुवाद कैसे करेंगे? इन सब की चर्चा मैं बाय स्टेप अपने वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहला मैंने लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूत अनिश्चित काल के नाम से भी जानते हैं। मैंने उसकी पहचान बताई कि आखिर इसकी पहचान क्या होती है, कि जिस वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या आ, ई, ए आ जाए, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कैसे कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आइए हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के बारे में जानते हैं बाय स्टेप करके। तो सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। अगर डेफिनेशन के तौर पे कहा जाए तो भाई हम यह कह सकते हैं कि जिस वाक्य से सकारात्मक का ज्ञान होता है, सकारात्मक वाक्य कहलाता है। भाई इससे तो कुछ पता नहीं चला, हमें अनुवाद कैसे करें, सिर्फ इतना बताओ। तो भैया आते हैं रूल नंबर 1 पर। किस पर आते हैं? रूल नंबर 1 पर। रूल नंबर 1 क्या कहता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 क्या आया कि ही से इट तथा एक वचनकर्ता के साथ आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम किसी भी प्रकार की सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल नंबर पहला कहता है कि भैया ही से इट तथा एक वचन का कर्ता आई वी यू दे तथा बहुवचन का कर्ता के साथ किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? आइए देखते हैं कि भैया क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है? कि क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 क्या है? कि वाक्य के अंत में फुल स्टॉप को लगाना आप कदापि नहीं भूलिएगा। ये सभी वाक्यों में, सभी टेंसेस में ये रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होता है। किसी भी टेंस में, किसी भी अनुवाद में अगर हम फुल स्टॉप को लगाना भूल जाते हैं तो वह टेंस, वह अनुवाद, वह ट्रांसलेशन हमारा गलत हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इसी से शुरू होते हैं और इसी से बन जाते हैं और इसी से समाप्त होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। आइए हम इसका फार्मूला देखते हैं कि आखिर हम ट्रांसलेशन को करेंगे कैसे। इसका फार्मूला क्या होता है?
सबसे पहले वाक्य का कर्ता लिखो, क्रिया की दूसरी अवस्था ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं। क्या एग्जाम्पल आया कि वह बाजार गया। एग्जाम्पल क्या आया? वह बाजार गया। दूसरा क्या आया कि सीता विद्यालय में पढ़ाती थी। आती थी से पहचान हुई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हम यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कर्ता। कर्ता क्या है यहाँ पर? वाह। वाह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। गया। गया मतलब जाना। गो मतलब जाना, और जाना का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है भाई? बेंट होता है। क्या होता है? बेंट। बाजार गया। कहाँ गया? बाजार गया। तो टू मार्केट। लास्ट में बोला फुल स्टॉप लगा दो, मैंने लगा दिया। फिर दूसरा वाक्य आया सीता विद्यालय में पढ़ाती थी। कर्ता क्या है? सीता है, तो मैंने लिख दिया सीता। फिर बोला पढ़ाती थी। पढ़ाना। पढ़ाना क्या है? क्रिया। और पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। और टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टॉट। क्या होता है? टॉट। कहाँ पढ़ाती थी? विद्यालय में, इन स्कूल। इसी तरह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब ये देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो क्या है नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस, इसकी क्या पहचान होती है? किसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस? तो भाई इसे पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि जिस वाक्य में, कहाँ पे? जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए। क्या आ जाए? नहीं शब्द आ जाए, वही वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य में क्या दिख जाए? नहीं दिख जाए, वह वाक्य नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य से भी हम एक डिफिनेशन बना सकते हैं कि जिस वाक्य से नकारात्मक का ज्ञान होता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। क्या होता है इसका रूल्स? कैसे करेंगे हम इसका ट्रांसलेशन? तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ही सीट तथा एक वचन का कर्ता, आई भी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, इन दोनों के साथ, एक वचन तथा बहुवचन दोनों के साथ जो सहायक क्रिया लगाते हैं वह लगाते हैं डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा गलती होने के लिए यही कंडीशंस बनती है। क्या होता है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते आ रहे थे? क्रिया की दूसरी अवस्था लगा रहे थे। अब हम लेकिन लगाएंगे क्रिया की कैसी अवस्था? पहली अवस्था। पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप को लगाना नहीं भूलते हैं। फार्मूला क्या बना? आखिर हम वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? फार्मूला बना कि सबसे पहले कर्ता लिखो, फिर सहायक क्रिया लिखो, फिर नॉट लिखो, फिर क्रिया की पहली अवस्था ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। एक एग्जांपल हमें देखने को मिला कि कविता घर में भोजन नहीं पकाती थी। दूसरा मिला कि सीता मंदिर में रामायण नहीं पढ़ती थी। आखिर इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कर्ता क्या है? कविता। कविता की अंग्रेजी भाई लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया। फिर बोला सहायक क्रिया डिड लगाओ, मैंने लगा दिया। फिर बोला नॉट लगाओ, मैंने वो भी लगा दिया। फिर बोला क्रिया की पहली अवस्था लिखो। क्रिया क्या है यहाँ पे? पकाना। और पकाना की अंग्रेजी क्या होती है? कुक। क्या पकाने की बात कर रहा है? भोजन की, इसलिए मैंने लिख दिया फूड। कहाँ पका रहा है भाई? घर में, तो इसलिए मैंने लिख दिया इन होम। और लास्ट में बोला फुल स्टॉप लगा दो, मैंने लगा दिया। फिर बोला कि सीता मंदिर में रामायण नहीं पढ़ती। कौन नहीं पढ़ता? सीता नहीं पढ़ती, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा? सीता। बोला डिड और नॉट का प्रयोग करो, मैंने लगा दिया डिड और नॉट। पढ़ा है यहाँ पे क्रिया पढ़ना, और पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, इसलिए मैंने लिख दिया रीड। क्या नहीं पढ़ती? रामायण नहीं पढ़ती, इसलिए मैंने लिख दिया रामायण। कहाँ नहीं पढ़ती? मंदिर में, इसलिए मैंने लिख दिया इन द टेम्पल। क्या लिख दिया? इन द टेम्पल। और लास्ट में बोला फुल स्टॉप लगा दो, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, इन्होंने आर कैपिटल में क्यों लिखा? आर यहाँ पर कैपिटल में इसलिए लिखा गया भैया कि जब भी किसी भी वाक्य के बीच में कोई सा भी नाम आ जाए या कोई सा भी प्रॉपर नाउन आ जाए,
उसे हम सदैव उस वर्ड की शुरुआत सदैव कैपिटल लेटर से ही करते हैं। जैसे कभी भी कहीं भी आपने देखा होगा इंडिया शब्द आता है, इंडिया एक ही है। प्रॉपर नाउन का मतलब जब कोई वस्तु कोई चीज पूरे संसार में या पूरी सृष्टि में एक प्रकार की एक ही पाई जाए तो वह क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये हमारी डेफिनेशन में कह सकते हैं। तो इंडिया जब भी कहीं दिखता है तो कहीं स्मॉल लेटर में नहीं दिखता, हमेशा कैपिटल, चाहे वह वाक्य के किसी भी कोने में, किसी भी बीच में या वाक्य के अंत में ही क्यों न रखा हो, कैसे दिखेगा, कैपिटल में। रामायण है ये हमेशा भी एक ही है, इसे कोई बदल नहीं सकता, इसीलिए ये भी है क्या है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के शब्दों की शुरुआत सदैव कैपिटल लेटर से होती है, इसलिए मैंने इसे कैपिटल लेटर में लिखा, बाकी सब स्मॉल में, और लास्ट में मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। इसी तरह ये भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम चुटकियों में समाप्त। तो आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? जैसा कि मैं हर एक वीडियो में यही बताता चला आ रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भैया हमें हमेशा दो टाइप्स पढ़ने होते हैं। पहला टाइप्स होता है क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं। फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, फिर क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखकर अंततः हम प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, और यही मैंने अपने फार्मूले में बताया। दूसरा टाइप होता है बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द। यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे इत्यादि शब्द आए हों तो उन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जिसे क्यों डब्ल्यू से मैंने डिनोट किया, मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखिए, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डिड लगाइए, फिर कर्ता लिखिए, फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखिए, फिर क्रिया की पहली अवस्था, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द और अंततः प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर वाक्य का समापन कर दीजिए। इसी तरह आइए हम एग्जांपल्स भी देखते हैं कैसे आते हैं एग्जांपल। मैंने नेगेटिव में बताया था कि कविता घर में भोजन नहीं पकाती थी, अब इसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। यही क्या लगा देते हैं भाई, क्या, क्या लगा दिया, क्या। अब ये कैसा बन गया, इंट्रोगेटिव का। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कुछ नहीं, इसी भैया डिड को उठाकर आगे ला दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। सबसे पहले बोला गया था कि भैया कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाओ, मैंने सहायक क्रिया लगाई, कर्ता लिखा, नॉट लिखा, बी फर्स्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, अन्य शब्द लिखा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वाक्य का क्या कर दिया, समापन कर दिया। दूसरे टाइप पर मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूं कि सीता मंदिर में रामायण, यहीं पर क्या लिख देता हूं, क्यों नहीं पढ़ती है, क्या कर दिया, क्यों नहीं पढ़ती है थी, और यहीं पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसी डिड को हटा देते हैं, किसको, डिड को, क्यों कहा जाए तो इसलिए मैंने लिखा वाई, फिर लिख दिया क्या, डिड, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और वाक्य सेम टू सेम। बोला क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, बी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और वाक्य का पूरा समापन कर दिया। वाक्य का समापन हो जाता है, और कोई से भी टेंशन, बस आप उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पकड़िए। क्या, सबसे पहले उसका कर्ता पकड़ लीजिए, फिर क्रिया पकड़ लीजिए, ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, और लास्ट में फुल स्टॉप पकड़ लीजिए, वाक्य का समापन हो जाएगा। आप कर्ता पहचान लिए, क्रिया पहचान लिए, ऑब्जेक्ट पहचान लिए, कोई सभी वाक्य विश्वास और आशा दिलाते हैं साथियों, कोई सभी वाक्य आपका गलत नहीं हो सकता। अगर आपने वाक्य का कर्ता सही लिखा, क्रिया लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा, फिर तो सारे काम रूल्स के हो गए। किसके हो गए, रूल्स के। भैया पास्ट आया डिड सहायक क्रिया लगेगी, प्रेजेंट आया डू डज लगेगी, कंटिन्यूअस टेंस आया इज एम आर लगेगी, वाज वेयर हैज बीन हैव बीन को कैसा भी टेंस हो वो तो लास्ट में देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, कौन सी सहायक क्रिया लगे। बाकी जहां मोस्ट ज्यादा गलतियां होती हैं वो यही होती है कि भाई सब्जेक्ट नहीं लिख पाता, क्रिया नहीं लिख पाता, ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाता।
मोस्ट गलतियां यहीं पर होती हैं। अगर आपने अपनी पकड़ इस पे बना ली, कोई सा भी टेंस, कहीं का भी ट्रांसलेशन कोई भी पूछ ले, आप ट्रांसलेशन में कहीं भी गलतियां नहीं करोगे। तो साथियों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कहीं भी कोई भी त्रुटि महसूस हो रही हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं, ताकि मैं उस अपनी कमी को सुधार सकूं और फिर से अपनी नई वीडियो में उस कमी के निवारण पे और आपके दिए गए सॉल्यूशंस के आधार पर मैं अपनी आगे की प्रेरणा लूं। तो फिर से मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।